हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभम फोगाट और हमने अपने शेड्यूल के हिसाब से आज 3 जनवरी को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट करना था। वो आज हम अपनी इंट्रोडक्शन, नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, मीनिंग इन सब चीजों से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपना मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। The development of managerial economics is regulated by a close interconnection between two distinct principles। तो दो प्रिंसिपल्स हैं जिनको मिलाकर जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वो बनाया गया है। और वो दो प्रिंसिपल्स कौन से हैं, डिसिप्लिन कौन से हैं? इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट। यानी कि हम जब इकोनॉमिक्स अपने सब्जेक्ट को मैनेजमेंट के साथ मिला देते हैं, मर्ज कर देते हैं, या उतनी इकोनॉमिक्स और कुछ मैनेजमेंट के एलिमेंट्स को आपस में एक साथ यूज करते हैं ताकि हम प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सके, अपने मैनेजरियल डिसीजंस ले सके, इकोनॉमिक डिसीजंस ले सके, अपनी मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाया जा सके, मार्केट स्ट्रक्चर को समझा जा सके, पूरी इकोनॉमी को समझा जा सके। तो उस तरह के जब काम कार्य किए जाते हैं तो वो इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट को आपस में मर्ज करके या मिलाकर बनाए जाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं अपना मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। यानी कि एक मैनेजरियल लेवल पर परफॉर्म की गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इकोनॉमिक फंक्शंस, इकोनॉमिक डिसीजंस, वो सारी चीजें यहाँ पर पढ़ी जाएंगी। मैनेजरियल इकोनॉमिक रेफर्स टू अ स्ट्रीम दैट कंबाइंस द इकोनॉमिक थ्योरी एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो इकोनॉमिक थ्योरी और मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, इन दोनों को मर्ज करके बना दिया गया हमारी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट। It is the analysis of major managerial decisions by using the tools and techniques of economics to aid managers in making better decision। तो हमारे मैनेजर्स को जो है बेटर इकोनॉमिक डिसीजंस, यानी कि कॉमर्स से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, हमारी कंट्री से रिलेटेड, अपनी पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड, उनको समझने से रिलेटेड हर चीज जो है इकोनॉमिक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से किया जा सकता है। Managers are always confronted with numerous day-to-day decisions regarding production, क्वांटिटी, क्वालिटी, सप्लाई, प्रॉफिट एंड सो ऑन। तो ये सारे जो हमारे फंक्शंस हैं वो किस तरह से होते हैं, हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेट करते हैं। मेरी एक प्रोडक्शन यूनिट है, मैं उसके अंदर कितना प्रोड्यूस करूंगा, क्या प्रोड्यूस करूंगा, कहां पर सप्लाई करना है, क्वांटिटी क्या रहेगी, उसका क्वालिटी क्या रहेगी, उससे हमें सेल्स कितना होगा, मार्जिन कितना होगा, और एट द एंड ऑफ द डे हमारा प्रॉफिट कितना होगा। In this regard, managerial economics equips the manager with a number of economic tools and techniques with the help of which the manager take various decisions in real market situations। तो हम real market situations में जो decision ले पाएंगे वो कैसे ले पाएंगे? managerial economic सब्जेक्ट के द्वारा। जैसे मैंने बताया आपको कि हम जो है मार्केट स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे, हम पूरी देश की इकोनॉमी को समझ पाएंगे, और इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है उनको समझ पाएंगे। अपनी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो किस तरह से फंक्शन करती है वो समझ पाएंगे। मार्केट में छोटे एलिमेंट्स किस तरह से ऑपरेट कर पाएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे ऑपरेट करती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे ऑपरेट करती है। और इन सबको मद्देनजर रखते हुए हम अपने जो है मैनेजरियल डिसीजंस ले पाएंगे, ताकि हमारी जो हमको जो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन करनी है, उससे उसकी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, उसमें कितना स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होगा, मतलब क्वालिटी कितनी अच्छी होगी, उसकी प्रॉफिट कितना कमाना है हमको, वो सारी चीजें हम ले सकते हैं। Thus, managerial economics can be stated as a body of knowledge that helps the manager in preparing strategies for a business unit। तो मैनेजर्स को मदद करती है बिजनेस अपने यूनिट से रिलेटेड डिसीजंस लेने में। आइए इसकी डेफिनेशन जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें सबसे पहली डेफिनेशन मार्क्सफील्ड ने दी थी। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक कांसेप्ट्स एंड इकोनॉमिक एनालिसिस टू द प्रॉब्लम ऑफ फॉर्मुलेटिंग रेशनल मैनेजरियल डिसीजन। तो रेशनल मैनेजरियल डिसीजन यानी लॉजिकल मैनेजरियल डिसीजंस लेने में वो जो हमारी मदद करती है, जो सहायता करती है इकोनॉमिक्स बेसिस पे, इकोनॉमिक्स के एनालिसिस के बेसिस पर, वो हमारी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बन जाती है। उसके बाद मैकनयर एंड मीरियन ने दी थी मैनेजरियल इकोनॉमिक इज द यूज ऑफ इकोनॉमिक मोड्स ऑफ थॉट टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशन। यानी कि बिजनेस को समझने के लिए, यानी बिजनेस की सिचुएशंस को एनालाइज करने के लिए जो हमारे इकोनॉमिक मोड्स को इस्तेमाल किया जाता है। देखिए बिजनेस कहाँ होगा, बिजनेस मतलब बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट एक इंटरनल पार्ट बन जाएगा। तो जहां भी बिजनेस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पर मैनेजमेंट भी आ जाता है। तो इसलिए इन जो डेफिनेशन है उसके अंदर आपको मैनेजमेंट शब्द अलग से नहीं मिलेगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि एनालाइज बिजनेस सिचुएशंस, यानी कि मैनेजमेंट के द्वारा वो एनालाइज की जाने के लिए जब हम इकोनॉमिक मोड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का नाम दिया जाता है। क्योंकि जो है डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है, वो होती है मैनेजमेंट के पास। एक लेबरर जो है वो कंपनी के लिए डिसीजन नहीं ले सकता ना, मैनेजर ले सकते हैं। मैनेजर कौन होते हैं, मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद आते हैं प्रोफेसर इवान जे डगलस। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल एंड मेथडोलॉजीज टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद इन द फर्म और ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। यानी कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी कंसर्न किससे रखती है, इकोनॉमिक प्रिंसिपल को जो है अप्लाई करने में, कहां पर, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। तो जब हम डिसीजन मेकिंग, यानी फिर से डिसीजन मेकिंग किसका फंक्शन होता है, मैनेजमेंट का।
मैनेजमेंट के फंक्शन में जब हम इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो स्ट्रीम बन जाती है, जो हमारा डिसिप्लिन बन जाता है, वो होता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सिमिलरली स्पेंसर और सीगलमैन ने दी हैं, इस तरह से जो है चीजें हैं। इन नटशेल यानी कि समरी में we can summarize that managerial economics is the study of efficient utilization of limited resources to achieve predetermined goals। predetermined goals कौन डिसाइड करता है? हमारी मैनेजमेंट, यानी कि हमारी फोरकास्टिंग जो है, मैनेजमेंट का फंक्शन है ना फोरकास्टिंग करना। तो फोरकास्टिंग के बेसिस पर जो हमारे गोल सेट किए गए हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं कि प्रॉफिट इतना होना चाहिए, सेल्स इतनी होनी चाहिए, प्रोडक्शन इतनी होनी चाहिए, वो सारी चीजें जो है वो किसके बेसिस पे की जाएंगी? जब हम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, और ये एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, ये एक सेंटेंस है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, ये कहां से उठ के आया? यूकायू इकोनॉमिक्स में से। रिसोर्सेज आज कहां पे होती है? इकोनॉमिक्स के अंदर होती है। यानी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो और कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो, वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। और उसी लिमिटेड क्वांटिटी की अवेलेबिलिटी के तहत हमको जो है अपने प्रोडक्शन को इतना एफिशिएंट बनाना पड़ता है, ये हमारा जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सके। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। ब्रॉडली मैनेजरियल इकोनॉमिक इज कैटेगराइज्ड इन 2 स्लॉट्स। तो 2 स्लॉट्स के अंदर जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमको बताया गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि हमारी एक इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन, इंडिविजुअल कंपनी, एक हाउस होल्ड, उससे जो रिलेट करती है इकोनॉमिक्स की, एक घर को कैसे चलाया जाता है, घर में कितना खाना प्रोड्यूस होगा, कितना खाया जाएगा, कितना मंगाया जाएगा, घर का जो है बजट किस तरह लोकेट किया जाएगा, सेविंग्स किस तरह की जाएंगी, इन्वेस्टमेंट्स किस तरह की जाएंगी, वो चीजें। सिमिलरली कॉर्पोरेशन में कितना प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन के हिसाब से सेल्स डिसाइड की जाएगी, प्रोडक्शन में क्वांटिटी और क्वालिटी डिसाइड की जाएगी, सेल्स के हिसाब से मार्जिन डिसाइड होगा, और मार्जिन जो है हमारा अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट बन जाएगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि पूरे देश भर का, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर जब हम इकोनॉमिक्स फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, यानी कि पूरे देश में कितना गुड्स प्रोड्यूस होगा, पूरे देश में नेशनल इनकम कितनी है, पूरे देश में जो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, पूरे देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो जब हम पूरे देश के बाद लेवल पर बात करने लग जाते हैं, यानी कि एक बड़े स्तर पर, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल फर्म या एक हाउस होल्ड या एक कॉर्पोरेशन की बात नहीं हो रही, बल्कि सारी कॉर्पोरेशन की बात की जा रही है, वहां पर जो एक सब्जेक्ट यूज होता है वो होता है अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि बड़ा। Micro means small plus economics analyzes the behavior firms and individuals in taking various decisions of distributing scarce resources टू अचीव देयर गोल। तो वही मैंने बताया, जब एक छोटे लेवल पर यानी कि एक इंडिविजुअल लेवल पर बात की जाए, एक हाउस होल्ड, एक फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, एक इंडस्ट्री, वहां पर जो है अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अब मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझते हैं। इकोनॉमिक एज अ होल दैट इज कंसर्न विद जनरल इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड फोकसेस ऑन एग्रीगेट चेंज इन ग्रोथ रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन, इस तरह की जो चीजें हैं, यानी कि पूरे नेशन भर में जो चीजें चल रही हैं। देखिए, जब आप एक बात करते हैं घर की, तो क्या आपने घर में कभी इन्फ्लेशन शब्द का इस्तेमाल होते हुए सुना है? नहीं सुना होगा। तो वहां पर जो इस्तेमाल चीजें होती हैं वो होती हैं कि इस साल कम, इस महीने जो है हमारे खर्चे ज्यादा हो गए हैं, या हमने जो है सेविंग्स अपनी वो कम करी है, इस साल आटा ज्यादा यूज हो गया है, इस साल सिलेंडर जो है वो ज्यादा यूज हो गया। लेकिन पूरे देश भर में इसको जो है कलेक्टिवली एक एग्रीगेट बेसिस पर जब बात करते हैं, तो जो हमारा इंक्रीजिंग रेट ऑफ एक्सपेंसेस है, या इंक्रीजिंग रेट इन प्राइसेस है, जो ग्रेजुअल रेट ऑफ इंक्रीज होता है प्राइस का, जैसे मान लीजिए कोई चीज एक साल पहले 10 रुपए की मिलती थी, वही चीज आज 20 रुपए की है, वो फिर अब 25 की हो गई है, फिर वो 30 की हो जाएगी। तो इस तरह जो धीरे धीरे जो है अपने प्राइसेस के अंदर इंक्रीज हो रहा है, उसको अपना नाम दिया जाता है इन्फ्लेशन। सिमिलरली इंटरेस्ट रेट, बैंक के इंटरेस्ट रेट कैसे होंगे, बैंक में क्या क्या, जैसे लोन पे इंटरेस्ट कितना होगा, सेविंग में, एफडी में, और अपने म्यूचुअल फंड्स में कितना होगा, इक्विटी पे कितना मिलेगा, प्रेफरेंस पे कितना मिलेगा, डेट्स पे कितना मिलेगा, वो सारे यहाँ पर बात की जाती है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो यहाँ पर डिटरमाइन की जाती है। फिर आता है अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ओवरऑल जो है प्रोडक्शन पे अफेक्ट करती है, और प्रोडक्शन जो है हमारी जीडीपी को जो है कम कराने का, कम ज्यादा जो है करने में डिटरमाइन करता है। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। फिर ग्रोथ रेट आ जाता है, हमारा ग्रोथ रेट कितना है, जैसे आप देखते होंगे जीडीपी भी अपने आप में एक जो है ग्रोथ इंडिकेटर है, जितना ज्यादा हमारा जीडीपी बढ़ रहा है वही हमारा जो है ग्रोथ को इंडिकेट करता है कि हमारा देश जो है, हमारे देश में प्रोडक्शन लेवल बढ़ रही है, तो हमारा जो है ग्रोथ भी बढ़ रहा होगा। वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। इन टोटलिटी इट इज स्ट्रीम अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फिर से वही बात बता दी कि भाई जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को मैनेजमेंट के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करा जाता है मर्ज करके, तो वो हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बन जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन जो है वो आपका पूरा हो गया है। इससे ज्यादा जो है इसके अंदर समझने की कोई बात है ही नहीं। मैंने आपको जितना खोल के एक्सपेंड करके समझाया जा सकता है वो समझा दिया। अब आते हैं नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, यानी कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है, वो किस तरह से फंक्शन करती है, उसका बिहेव कैसा रहता है, वो चीज जो है हम पढ़ते हैं।
The managerial economics is an applied subject which uses the economic theory and concept in solving managerial problems. तो managerial problems कौन सी होती हैं? प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्शन की क्वालिटी क्वांटिटी से रिलेटेड, इस तरह के जो भी डिसीजन मेकिंग जो है वो क्यों कैसे करनी है, क्यों करनी है, क्योंकि देखिए जब तक आप ये फिक्स नहीं करेंगे कि प्रोडक्शन कितनी करनी है, आप ये डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे कि सेल्स कितनी होगी। समझ रहे हैं बात को? आप ये बताएंगे कि भाई 1 लाख प्रोडक्शन करूंगा तो जाके तो मैं 1 लाख सेल कर पाऊंगा। मैक्सिमम जो है हम लेके चले, अगर एंटीसिपेट करके चले तो आप 1 लाख प्रोड्यूस करेंगे तो ही तो 1 लाख चीजें सेल कर पाएंगे, और उन्हीं 1 लाख चीजों को बेचकर जो है आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो ये डिसीजन जो है आपको लेने बहुत जरूरी है, किसी भी फर्म में लेने बहुत जरूरी है। अब जैसे मेरी बात करें तो मैं ये डिसीजन लेता हूँ हर रोज कि आपको कल कितने 30, 35, 40 मिनट के जो है दायरे में, ड्यूरेशन में आपको कितने टॉपिक्स कवर कराए जाए। अगर जो है कोई कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं तो उनको जो है 1 या 2 या 3 कॉन्सेप्ट ही कवर हो पाएंगे, और अगर कोई थ्योरेटिकल है तो उनको मोस्ट एक्सपेंडेड फॉर्म में जो है 5 से 6 जो है टॉपिक कवर करवा दिए जाए। तो इस तरह के डिसीजंस जो है बिजनेस भी लेने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्शन से रिलेटेड, क्वालिटी कितनी होगी, रॉ मटेरियल किधर से मंगाना है, कितना मंगाना है, वो सारे जो है डिसीजन, एक्सपेंसेस कितने रखने चाहिए, क्योंकि देखिए कॉस्ट जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका जो है प्रॉफिट वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो वो सारे डिसीजंस जो हैं अब जब इकोनॉमिक्स के बेसिस पर लेते हैं, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके लेते हैं, वो मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को है सॉल्व करने में आपकी मदद करता है। अब नेचर को डिस्कस कर लेते हैं। नेचर कैसी होती है? तो सबसे पहली होती है अप्लाइड इन नेचर, मतलब ये एप्लीकेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी जो नेचर है वो एप्लीकेबिलिटी बेस्ड है। आप इसको सिर्फ थ्योराइज नहीं कर सकते कि कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी सेल्स करनी है। ऑफ कोर्स आपने ये जो है एक बार थ्योराइज किया, लेकिन इनको जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आप उसको मटेरियलाइज कैसे करेंगे? आपने सोच लिया कि मैंने प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट्स की करनी है, आप करो मत, फायदा क्या उसका? तो उस चीज को जो है आपको कॉन्सेप्ट को जो है अप्लाई करना पड़ते हैं। आपने अपनी सारी इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो है थ्योरीज लगा दी, और आपको जब फाइनलाइज ये रियलाइज हुआ कि भाई मैं जब 1 लाख प्रोड्यूस करूंगा, मार्केट की डिमांड के हिसाब से मेरी 90 लाख यूनिट्स बिक जाएंगी, सॉरी 90,000 यूनिट्स बिक जाएंगी, और मैं पर यूनिट जो है प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 6 रुपए की है, और मैं उनको अपना मार्जिन लगाकर 10 रुपए में बेचूंगा, तो मुझे जो है 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6, मेरी 6 लाख तो कॉस्ट आ जाएगी, और 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि 9 लाख मेरा जो है प्रॉफिट हो जाए, 9 लाख जो है मेरी सेल्स हो जाएंगी। 10,000 का मेरा जो है क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक को किस हिसाब से वैल्यूएशन करना है वो चीजें देखेंगे। उस तरह की जो चीजें हैं आप अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, क्योंकि आपको अल्टीमेटली डिसीजन लेने पड़ेंगे। आप डिसीजन नहीं लेंगे तो आप लॉस मेकिंग हो जाएंगे और आपकी कंपनी इवेंचुअली जो है बंद हो जाएगी। तो अगर आपको अपनी कंपनी को लंबे दौर पर चलाना है, प्रॉफिटेबल रखना है, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है बना के रखना है, तो आपको ये सारे थ्योरीज हैं वो प्रैक्टिकली अप्लाई करने पड़ेंगे। आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आप जो है बैठे रह जाएंगे। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग बाय अप्लाइंग द इकोनॉमिक थ्योरीज एंड मॉडल्स। तो वही चीज आप अप्लाई ही नहीं करोगे, कोई चीज को सिर्फ किताबों में लिखते रहोगे, वो नॉलेज को जो है आपने जो नॉलेज अटेन करी है उसको जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे, लॉजिकली उसको फोर्स करके नहीं देखोगे, तो उनका कोई है जो फायदा नहीं बनता। इन द वर्ड्स ऑफ एसके देओ, मैनेजरियल इकोनॉमिक इज एन एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, पर्टिकुलरली ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पर अभी हम बात जो है एसके देव के हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस पर कर रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी जो है वो लगाकर और अपने बिजनेस डिसीजंस जो लेने हैं वो चीजें हम करते हैं, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमारी बन जाती है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज बोथ आर्ट एंड साइंस। तो एक अपने आप में कला भी है और विज्ञान भी है। विज्ञान क्यों है? क्योंकि आप इसके अंदर थ्योरीज पढ़ते हैं, लॉज ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, इस तरह की चीजें जो है, ग्राउंड रूल्स जो है जिनको प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जो है डिजाइन किया गया है ताकि वो एक पूरे इंडस्ट्री पर, एक पूरे नेशन के ऊपर अप्लाई किए जा सके, तो वो अपने आप में जो है साइंस बन जाती है। और आर्ट कैसे बन जाती है कि इनको अप्लाई करने के भी तरीके होते हैं। आप यूं नहीं है कि कोई भी लेमैन को मैं इकोनॉमिक्स समझा दूं और वो जाकर किसी बिजनेस को चलाए और वो बिजनेस बूम कर जाए। होता है ऐसा भी, नॉट नेसेसरली कि ऐसा नहीं होता, बट देन अगेन ये चीजें बहुत एक्सेप्शनल होती हैं, तो इनको अप्लाई करने के भी जो है बहुत तरीके होते हैं। तभी तो प्रोफेशनल्स बिठाए जाते हैं। एक चीफ इकोनॉमिस्ट, हमारे पूरे इंडिया का भी जो है एक चीफ इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक्स एडवाइजर होता है, जिसका फंक्शन प्राइमरीली सिर्फ इतना ही होता है कि वो देश भर के इकोनॉमिक्स डाटा को स्टैटिस्टिकली एनालाइज करेगा और उनके ऊपर रिपोर्ट्स जनरेट करके देगा, और उन रिपोर्ट्स के हिसाब से हमारा बजट जो है वो बनता है। लोग जो कंपनीज हैं, पीएसयूज हैं यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनके फीडबैक्स के ऊपर जो है ये सारे इनपुट्स बनते हैं, तो हमारा बजट जो है फाइनलाइज किया जाता है। तो इस तरह की जो आर्ट है यानी कि एक कला है, आपको अगर ये सीखनी पड़ेगी, और ये सीखी कैसे जाती है? प्रैक्टिस करके, एप्लीकेशन कर करके। यानी कि आप इकोनॉमिक्स को समझेंगे, उसको बार बार अप्लाई करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड्स पे अप्लाई करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ अपने इंटरेस्ट पे अप्लाई करेंगे, तब जाकर जो है एक परफेक्शन जो है आ पाती है। और साइंस मैंने बता ही दिया, इसके अंदर लॉज हैं, ये अपने आप में एक प्रॉपर नॉलेज है, इसके अंदर थ्योरीज हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर पढ़ी जाती हैं। एज एन आर्ट इट रिक्वायर्स द नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड कैपेबिलिटी इन अप्लाइंग इकोनॉमिक थ्योरी। वही चीज यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद आता है डायनामिक। बिल्कुल जी, डायनामिक है जब हमारा
इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी कि हमारा देश में जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन ही ले लीजिए आप, रोज कोई चीज है, आज आलू 100 रुपए के 8 किलो मिल रहे हैं, कल को वो 100 रुपए के 6 किलो मिलेंगे, तो देखेंगे आप कि पहले कल को हमें 100 रुपए में 8 किलो को आलू मिल रहे थे, यानी क्वांटिटी ज्यादा थी उतने ही पैसों में, और वही आलू आज 6 किलो मिल रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी। ये डायनामिक हो जाता है, मतलब एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट है, हो सकता है कल भी ना हो, आज शाम तक ही वो जो आलू है सुबह 100 रुपए के 8 किलो मिल रहे हैं, वो 100 रुपए के रात को 12 किलो मिल जाए, 10 किलो मिल जाए। तो इस तरह की चीजें हैं, बहुत डायनामिक एनवायरनमेंट है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो कितना डायनामिक है, आज डॉलर 75 रुपए का है, कल 76 का हो जाएगा, शाम तक आते आते फिर से 74 का हो जाएगा। इस तरह की चीजें जो है वो करती रहती हैं। गोल्ड रेट्स हैं वो कितने फ्लक्चुएट करते हैं, इस तरह की चीजें जो हमें देखनी पड़ती हैं। तो ये डायनामिक एनवायरनमेंट है, बहुत ज्यादा डायनामिक है, और अगर आप अडेप्ट नहीं करेंगे अपने डिसीजंस को हमारी इकोनॉमी को समझ के, तो वो आपके जो डिसीजंस हैं वो बार बार फेल होते रहेंगे, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ओवरऑल जो है वो फेल हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें हमें करनी पड़ेंगी। उसके बाद आते हैं प्रैग्मेटिक, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये एक आर्ट है, तो इसको जो है आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा आप अपने इकोनॉमिक डिसीजंस को जो है अप्लाई करने की कोशिश करेंगे डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड्स पे, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ इंटरेस्ट पे, आपके जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो जो है परफेक्ट होता जाएगा। तो प्रैग्मेटिक का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि जब तक आप उसको करेंगे नहीं है, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, ये जो पहला और दूसरा पॉइंट है, आर्ट वाला और अप्लाइड वाला, यानी कि जब तक आप उसको एप्लीकेशन यानी उसकी एप्लीकेशन करके नहीं देखेंगे, बार बार नहीं करेंगे, वो तब तक जो है आपकी परफेक्शन नहीं आ पाएगी। उसके बाद आता है नॉर्मेटिव, कि नॉर्मेटिव है क्योंकि जो है ऑट और शुड का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, यानी नॉर्मलाइज करने की बात की जाती है कि ये होना चाहिए, ये हो सकता था, ये हो सकता है। तो इस तरह की जो है एक एंटीसिपेशंस के ऊपर जो है ये चीजें की जाती हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक टारगेट्स द मैक्सिमम अचीवमेंट ऑफ एन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर मान लीजिए मैं सोचूंगा कि मेरी प्रोडक्शन 1 लाख होगी, तभी मेरी मैक्सिमम सेल्स भी 1 लाख हो सकती है, उससे ऊपर तो हो नहीं सकती। मैं प्रोड्यूस ही 1 लाख कर रहा हूँ तो मेरी सेल्स 1,10,000 नहीं हो सकती है। हाँ, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट अगर मैं बिल्कुल जीरो बेस अगर ये चीजें लेकर चलूँ, तो उसके अंदर अगर मैं सोचूंगा कि भाई मेरी प्रोडक्शन जो है वो 1 लाख होगी, तो मैं मैक्सिमम एंटिसिपेट करके चलूंगा, मेरी सेल्स भी जो है 1 लाख हो जाएंगी। वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। इंटर डिसिप्लिनरी, यानी कि बाकी डिसिप्लिन को भी जो है इसके अंदर जो है इनकलकेट किया गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है, ताकि इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इसका जो स्कोप है, वो ज्यादा से ज्यादा एरियाज के ऊपर अप्लाई किया जा सके। जैसे स्टैटिस्टिक्स है, बिल्कुल है, जहां बात इकोनॉमिक्स की आ जाती है वहां बिना स्टैटिस्टिक्स के जो है फंक्शन हो ही नहीं पाते। और स्टैटिस्टिक्स अपने आप में किस चीज का डिसिप्लिन है, वो है मैथमेटिक्स का। तो बल्कि मेरे को हंसी आती है कभी कभार, जब हम 11th-12th में हुआ करते थे और हमें जब एक एडिशनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ता था, तो बच्चे बोलते थे मैं इकोनॉमिक्स ले लूंगा, मैथमेटिक्स से बच जाऊंगा। वो ये नहीं देखते थे कि इकोनॉमिक्स में जो है हमें स्टैटिस्टिक्स भी पढ़नी पड़ती हैं, तो क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है वो मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है, मैथमेटिक्स का ही एक डिसिप्लिन है। तो इकोनॉमिक्स की बात आती है तो स्टैटिस्टिक्स की बात आती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या कर, हम इकोनॉमिक डिसीजन कैसे लेते हैं, जब तक हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा ही नहीं होगा हम कैसे इकोनॉमिक्स डिसीजन ले पाते हैं। तो वही चीजें यहाँ पर बोली गई हैं कि मैथमेटिक्स भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, अकाउंटेंसी भी है, ऑपरेशनल रिसर्च भी है, और साइकोलॉजी भी है। देखिए ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड, ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई जो है फिक्स की जाती है। कंज्यूमर बिहेवियर जो है, लॉ ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जो हम आगे अपनी यूनिट आगे आने वाली यूनिट्स में कवर करेंगे, 2 का पार्ट है आई गेस, तो उसमें जो है ह्यूमन बिहेवियर जो है वो साइकोलॉजी का ही अपना डिसिप्लिन बनता है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। पहले तो इसके नाम में ही 2 सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स। फिर इकोनॉमिक्स भी जो है अपना अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, और मैनेजमेंट में जो है अलग अलग चीजें आती हैं, जैसे अपना अकाउंटेंसी आ गया, जैसे एचआर मैनेजमेंट हो गया, उसके अंदर अपना एचआर में अकाउंटेंसी की जाती है। उस तरह की चीजें हैं। रिसर्च जो है वो बहुत ज्यादा की जाती है, बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल पर रिसर्च की जाती है। इसके अंदर और भी तरह के, जैसे स्टैटिस्टिकल रिसर्च जो होती है, आपको अगर देखेंगे, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड जो है नेट में सब्जेक्ट है पेपर 1 में आपका, उसके अंदर आप देखेंगे रिसर्च बहुत तरह की होती है, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी, डायग्नोस्टिक रिसर्च, इस तरह की जो है बहुत सारी रिसर्च की जाती है। उसके बाद साइकोलॉजी आ जाता है, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, और एम्प्लॉय बिहेवियर वो हम किस में पढ़ते हैं, मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा होगा, तो वो किसका पार्ट बनता है, वो मैनेजमेंट का पार्ट बनता है। तो साइकोलॉजी, जहां पर भी ह्यूमन एलिमेंट इस्तेमाल किया जाएगा शब्द, वहां पर जो है साइकोलॉजी अपने आप अटैच हो जाएगा। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद आते हैं बेस्ड ऑन अजम्पशन एंड लिमिटेशन। बिल्कुल सही बात है, अजम्पशन होती है, अजम्पशन क्या होती है, 1 लाख प्रोडक्शन करूंगा, 1 लाख सेल्स कर दूंगा। लिमिटेशन क्या है, 1 लाख ही प्रोड्यूस कर पाऊंगा। वो इस तरह की जो है अपनी, मान लीजिए मैं बोल दूं 2 लाख है, तो 2 लाख भी तो एक लिमिटेशन ही है ना, कि मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी ही 2 लाख की है या 1 लाख की है।
और उसके बेसिस पर मैं मैक्सिमम सेल्स एंटिसिपेट कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। द वैलिडिटी ऑफ मैनेजरियल कॉन्सेप्ट आर नॉट यूनिवर्सल एज ईच कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी इज फॉलोड बाय सर्टेन अजम्पशन एंड लिमिटेशन। तो हर कॉन्सेप्ट की अपनी एक एजम्पशन होती है, एक अंडरलाइन अजम्पशंस होती हैं, उसके बेसिस पे जो चीज वो है की जाती हैं, और लिमिटेशंस भी होती हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई चीज एज्यूम कर लेते हैं जब आप, वो अपने आप में एजम्पशन भी है कई बार जो आपका लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। जैसे कोई कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहा हूँ, और उसके अंदर एक पर्टिकुलर मैं एजम्पशन ले लेता हूँ कि नेशनल इनकम में जो है वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो क्योंकि वो इनकम जो है वो उसी का पार्ट बन जाएगी जो उस आदमी ने ऑलरेडी, दूसरे आदमी ने जो रेंट पे कर रहा है वो उसने कमा ली है, तो उसी का पार्ट अगर मैं माइनस कर दूंगा उसकी इनकम में और इधर ऐड कर दूंगा तो नेट इफेक्ट तो जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो वही चीजें हैं, उस तरह की एजम्पशन है, लेकिन ये अपने आप में जो है लिमिटेशन भी बन जाती है। तो इस तरह की जो है अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, हर कॉन्सेप्ट की अपनी एजम्पशन होती है, चाहे वो कंज्यूमर बिहेवियर को लेकर हो, चाहे वो लॉ ऑफ प्रोडक्शन को लेकर हो। जैसे लॉ ऑफ प्रोडक्शन में प्रोड्यूस जो है वो सारे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते। ये तो इकोनॉमिक्स में आप जाएंगे तो बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि जो टैक्सेस हैं यानी कि टैक्सेशन है वो जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। टैक्सेस तो बल्कि आपको हर पॉइंट टू पॉइंट पे करना पड़ता है। वही चीजें यहाँ पर दी गई हैं, तो ये अपने आप में एजम्पशंस हो जाती हैं, और वो लिमिटेशन भी जो है वही एजम्पशंस आपकी बन जाती हैं। इस तरह की चीजें जो है आपको बताई गई हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। तो हमने जो है इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लिया, उसका नेचर डिस्कस कर लिया कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या क्या चीजें जो है अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करता है। वो अप्लाइड इन नेचर होता है, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड होता है, आर्ट और साइंस होता है। डायनेमिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करेगा तो वो अपने आप में एक सब्जेक्ट जो है वो डायनेमिक बन जाता है। प्रैग्मेटिक होता है, यानी कि आप उसको प्रैक्टिस के द्वारा जो है सीखते हैं। नॉर्मेटिव होता है, यानी कि नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाती है कि ये हो सकता है, ये हो सकता था, ये है, और ये चीजें आगे आने वाले टाइम में की जा सकती हैं। तो उस तरह से जो है एंटीसिपेटरी काम किए जाते हैं यहाँ पर। इंटरडिसिप्लिनरी होता है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, मैनेजमेंट है, आपका अकाउंटेंसी है, साइकोलॉजी है, इस तरह के जो है अदर जो सब्जेक्ट जो है, रिसर्च हो गया आपका, वो इसके अंदर पार्ट बनते हैं, और बेस्ड ऑन अजम्पशन एंड लिमिटेशन। तो ये सारे जो है आपके नेचर भी बन जाते हैं। उसके बाद आता है स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की। स्कोप क्या है? हमने नेचर डिस्कस कर ली, तो हमें ये तो पता चल गया कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की जो नेचर है वो बहुत वाइड है। तो अब हम स्कोप भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो वाइड किस किस एरियाज में है। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, यानी कि स्कोप है रेफर्स टू द एरिया। वही चीज ये ऊपर क्या बताया हमने, यही बताया ना कि हमने उसको एरिया को वाइड करने के लिए उसकी नेचर पढ़ी है। हमें इसी नेचर पढ़ के पता चल गया कि ये बहुत सारी चीजों पर अप्लाई किया जा सकता है। जैसे देखा होगा आपने, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, ऑपरेशनल रिसर्च, साइकोलॉजी, इस तरह के और भी कुछ डिसिप्लिन हैं जो इसके अंदर पार्ट बन जाते हैं। तो अब जब एक सब्जेक्ट है जो इतने अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिलाकर बनाया गया है, तो अपने आप में कितना वाइड होगा, ये वाली बात जो है हम आगे पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर डिमांड का क्या मतलब होता है कि कंज्यूमर कितनी डिमांड करेगा, उसके बेसिस पर कितनी सप्लाई मार्केट में देनी है, वो चीजें जो है यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक एनालिसिस द डिसीजन मेकिंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल बिकॉज द फर्म डिसीजन मेकिंग डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ कंज्यूमर डिमांड। और जहां पर बात कंज्यूमर की आ जाती है, उसके बिहेवियर की बात आ जाती है कि डिसीजन मेकिंग बिहेवियर कि कंज्यूमर क्या सोच के डिसीजन लेगा। ना सिर्फ हमें अपने डिसीजन यहाँ पर लेने हैं, बल्कि हमें यह भी देखना है कि कंज्यूमर्स क्या डिसीजन लेगा हमारे प्रोडक्ट को लेकर, मार्केट को लेकर, टैक्स रेट को लेकर, इंटरेस्ट रेट को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर। वो सारे फैक्टर्स जो है ना सिर्फ हमें अपने हिसाब से देखने हैं, बल्कि कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से भी देखने हैं। क्यों देखने हैं? क्योंकि अल्टीमेटली मैं जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ मुझे थोड़ी यूज करना है, वो किसको यूज करना है? वो कंज्यूमर्स को यूज करना है। तो जब तक मैं कंज्यूमर का बिहेवियर एनालाइज नहीं करूंगा, तब तक मैं कैसे डिसाइड कर पाऊंगा कि उनको क्या चाहिए? या तो मैं उनके ऊपर कोई चीज फोर्स कर दूं कि भाई यही है मेरे पास तो लेना हो ले लो, जैसे एप्पल करता है। लेकिन उसकी साइकोलॉजी क्या है? उसकी साइकोलॉजी ये है कि भाई मैं फोर्स तो कर रहा हूं, मेरे पास एक ही डिवाइस आएगा पूरे साल के अंदर। सैमसंग की तरह 10 डिवाइस नहीं लॉन्च करने वाला मैं एक ही डिवाइस लॉन्च करूंगा। उसके वेरिएंट्स बेशक हो सकते हैं, उसमें कलर वेरिएंट जरूर आपको मिल जाएंगे, बट एक ही लॉन्च करूंगा। तो उसकी साइकोलॉजी लेकिन क्या रहती है? उसकी साइकोलॉजी ये रहती है कि मैं एक जो दूंगा वो ऐसा दूंगा, उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी दूंगा हर चीज की, वो चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे कैमरा हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज हो, कि वो जो है कंज्यूमर अपने आप मजबूर हो जाएगा कि भाई अगर मुझे 1 लाख ही खर्च करने हैं तो मैं सैमसंग पे क्यों खर्च करूं जो हर साल 10 फोन रिलीज करता है। मैं ऐसे चीज पे करूंगा जो आगे आने वाले 4 साल मेरे को जो है फंक्शनल करके दे। और एप्पल की जो डिजाइन लैंग्वेज आपने देखी होगी, वो सिर्फ उसकी साइकोलॉजी यही है कि देखेंगे आप आईफोन का कौन सा आईफोन आया था, आईफोन 10 आया था, वो तब से जो है डिजाइन बिल्कुल सेम चल रहा है। तो लोगों में एक मेंटालिटी बन जाती है कि भाई मेरा लेटेस्ट फोन भी जो है वो 4 साल पुराने फोन जैसा दिख रहा है। तो ये इनवर्स रिलेशन क्रिएट करता है उस 4 साल पुराने बायर के लिए कि भाई मेरा जो फोन है वो आज भी बिल्कुल एकदम नया जैसा ही दिखता है। तो ये साइकोलॉजी जो है वो एप्पल ने फोर्स की है। ऑन दी अदर हैंड सैमसंग जो है वो कंज्यूमर डिमांड के ऊपर बेस करता है। कंज्यूमर को क्या चाहिए? कंज्यूमर को 10,000 का फोन चाहिए, वो 10,000 का भी देगा। कंज्यूमर को 20,000 का चाहिए, वो 20,000 का भी देगा। कंज्यूमर को 70,000 का चाहिए, वो 70 का भी देगा। कंज्यूमर को 1.5 लाख का फोन चाहिए,
चाहिए वो 1.5 लाख का भी फोन दे देगा। तो इस तरह की चीजें जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस पे अलग अलग तरह अप्लाई की जाती हैं। तो कंज्यूमर डिमांड जो है, क्या वो डिमांड कर रहा है, क्या मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसके बेसिस पर, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर डिसाइड करनी होती है। उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। वही है, कंज्यूमर डिमांड हमें पता चल गई है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। अब उसके बेसिस पर हमने ये एनालाइज कर लिया कि हमें प्रोडक्ट देना क्या है। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करना कैसे है, कितना करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। वो सारी चीजें जो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में डिसाइड करते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरह दिए गए हैं। सबसे पहले कंज्यूमर को समझें, उसके बाद कंज्यूमर को जब हमने समझ लिया तो ये डिसाइड करें जो प्रोडक्ट कंज्यूमर को चाहिए वो प्रोड्यूस कैसे करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है। वो सारी यहाँ पर चीजें अब बताई गई है। रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, रॉ मटेरियल कैसे आएगा, रॉ मटेरियल के हिसाब से जो हमारा जो आउटपुट है, फिनिश्ड गुड है, वो कैसे प्रोड्यूस होगा, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। प्राइसिंग डिसीजन, वही बात है, हमने जो है ये डिसाइड कर लिया मार्केट की डिमांड क्या है। उसके बाद हमने ये कर लिया कि प्रोड्यूस क्या करना है, प्रोडक्शन भी कर ली। अब प्रोडक्शन कर ली तो अभी यूं तो है नहीं उसको फ्री में बांट देंगे, फ्री में थोड़ी बांटेंगे। हाँ, वो बात है कि मार्केट पेनिट्रेशन थ्योरीज भी यहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन का ही पार्ट बन जाती है कि मार्केट को पेनिट्रेट करना है। जैसे जियो जो था इनिशियली, उसने फ्री इंटरनेट बांट दिया, लोगों को इतना हैबिचुअल बना दिया कि अब वो जो है वो 1000 रुपए भी चार्ज करेगा उस नेट के तो कराना पड़ेगा, क्योंकि हमने उस फ्री इंटरनेट से लोगों को इतना मजबूर कर दिया इंटरनेट की आदत पर। पहले क्या था, 250 रुपए में 1 GB पूरे महीने में मिलता था, तो हमको बहुत जो है एफिशिएंटली उसको वहां पर लिमिटेड रिसोर्स का जो है कॉन्सेप्ट चल जाता था कि हमारे पास पूरे महीने में ही 1 GB जो है डाटा था और उसको जो है हमें एफिशिएंटली यूटिलाइज करना था। 4 घंटे लगातार फेसबुक देख लो, लोग गया आपके 250 रुपए का जो है डाटा। तो उस तरह की चीजें हैं। जियो ने फ्री इंटरनेट बांट दिया, 1 GB भी नहीं, अनलिमिटेड बांट दिया कि भाई दिन में चाहे आप 1000 GB डाउनलोड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर धीरे धीरे करके उसको जो है मोनेटाइज करना स्टार्ट करा, 3 महीने जो है फ्री दे दिया। उसके बाद जो है बाकी के 3 महीने अपने मोबाइल के साथ कि भाई आप अगर हमारे मोबाइल ले लोगे अब तो आपको इंटरनेट वैसे ही फ्री यूज करने देंगे। तो 2200, 3000, 20,000 तक के मोबाइल उन्होंने लॉन्च करे थे, 4-5 मॉडल, उनके अंदर फ्री इंटरनेट यूज कर सकते थे। तो लोगों ने जो है वो ब्लैक में सप्लाई करे। मैंने खुद इनफैक्ट जो है वो 2000 का जो है सिंपल मोबाइल ले लिया था ताकि मैं जो है उसको एज अ राउटर, एज अ हॉटस्पॉट मैं यूज करता था ताकि मैं जो है फ्री इंटरनेट एक्सेस कर सकूं। सिमिलरली ऐसे अनगिनत लोगों ने किया। उसके बाद जो है अपना फिर उसको जो है इंडिविजुअली मोनेटाइज करना स्टार्ट कर दिया कि भाई अब जो है हम बहुत कम रेट पर जो है आपको इतना ही अनलिमिटेड इंटरनेट देंगे, तो महीने का 150 रुपए अनलिमिटेड इंटरनेट। फिर उसके बाद उसके रेट्स जो है धीरे धीरे करके इंक्रीज करते गए। तो साल जो टाइम टू टाइम जो है इस तरह के प्राइसिंग डिसीजन वहां पर लिए गए। तो बहुत एफिशिएंटली मैं कहूंगा जियो ने जिस हिसाब से मार्केट पेनिट्रेशन करी है, मेरे नजर में, मेरी नॉलेज में इतना अच्छा मार्केट पेनिट्रेशन आज तक कोई फर्म नहीं कर पाई होगी। तो वही चीजें जो यहाँ पर प्राइसिंग डिसीजन बन जाती है कि प्राइस कैसे रखना है, कहाँ कितना रखना है। सेगमेंटेशन के हिसाब से भी प्राइसिंग डिसीजन लिए जाते हैं। इंडिया में प्राइसिंग किसी और हिसाब का होता है, फॉरेन एशिया और बाकी का इंडिया को छोड़ के जो एशियन मार्केट है उसमें किसी और का हिसाब प्राइसिंग डिसीजन लिए जाते हैं। तो उस तरह की चीजें, जैसे रिसेंटली जो प्राइसिंग डिसीजन को लेकर मैंने बातें सुनी थी वो वन प्लस 7 और 7 प्रो जब लॉन्च किया गया था तो उसकी जो इंटरनेशनल प्राइसिंग थी, अगर आप डॉलर से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो बहुत ज्यादा बन रही थी। लेकिन वन प्लस ने ये देखा कि भाई हमारे डिवाइसेज जो है वो इंडिया में सेल्स बहुत अच्छी है, तो हम एक तो मोर सेल्स से अपना रेवेन्यू जो है वो नेट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि इंडिया के जो लोग हैं वो एकदम वन प्लस के कहा तो 30,000 के फोन दे रहे थे, 30,000 में फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन दे रहे थे, कहा एकदम से हमने जो अपना फोन 60,000 का लॉन्च कर दिया, वो नहीं लेंगे एकदम से। तो उस जो है इंटरनेशनल प्राइसिंग के हिसाब से तो हमें जो है अपनी प्राइसिंग जो है थोड़ी देखभाल के करनी पड़ेगी। तो जब उन्होंने वन प्लस 7 लॉन्च करा, इतने अच्छे फीचर्स थे। अगर डॉलर में, अगर हम यूएस में बात करें तो वो यूएस में जो है शायद $600-700 का जो है लॉन्च किया गया था उनके द्वारा। तो वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते वो 50-55 हजार का बनता। लेकिन इंडिया में जब उन्होंने लॉन्च किया तो वो सिर्फ 37,999 का लॉन्च करा। तो इस तरह से जो है प्राइसिंग डिसीजंस लेने पड़ते हैं आपको। तो ये कुछ आपको मैंने लाइव जो है रिसेंट एग्जांपल्स जो है वो उनके हिसाब से ये चीजें समझाने की कोशिश करी है। जब आपने अपने प्राइसिंग डिसीजंस डिसाइड कर लिए तो आप जो है अपने प्रॉफिट को मैनेज करेंगे। देखिए आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया अपने प्राइसिंग डिसीजंस के हिसाब से। मैंने जो है कॉस्ट जो है प्रोडक्शन कितने की थी मेरी, 8 रुपए की थी। मैंने जो अपना मार्जिन रखा वो 2 रुपए का रखा, यानी कि मेरा सेल प्राइस कितना हो गया, वो 10 रुपए हो गया। मेरे पास पर यूनिट मान लीजिए मैंने जो है 1 लाख यूनिट बेच दी, 2 रुपए मेरा प्रॉफिट था, तो 2 लाख जो है वो मैंने अब प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। अब उसको मैनेज कैसे करना है, ऐसा थोड़ी है वो प्रॉफिट मैं खर्च कर दूंगा, आईफोन लेने में खर्च कर दूंगा, वो चीज नहीं होती है बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर वो प्रॉफिट जो है वो री इन्वेस्ट किया जाता है, उससे कैपिटल एसेट लिए जाते हैं, प्रोडक्शन लाइन को इंक्रीज किया जाता है। अगर मैंने इस साल 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस की थी तो मैं वो 2 लाख से जो है फिर से एक और प्रोडक्शन यूनिट सेटअप कर लूंगा ताकि मैं 1 लाख यूनिट और प्रोड्यूस कर पाऊं। तो इस तरह की चीजें जो है वो यहाँ पर डिसाइड की जाती हैं।
मैनेजिंग प्रॉफिट इज एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ एनी बिजनेस दैट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर अर्निंग, कि फ्यूचर में कितना अर्न करेंगे, सेल वॉल्यूम कितनी होंगी, तो प्राइसिंग और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज कैसी होंगी, तो इस तरह की चीजें हमें की जाती हैं। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट तीन चीजें हैं। कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना कॉस्ट प्रोडक्शन पे लगा, वॉल्यूम कितनी होगी, कितना प्रोड्यूस हुआ, और प्रॉफिट कितना हो गया, उस प्रोड्यूस से कितना हमको प्रॉफिट मिला। तो तीन तरह की एनालिसिस की जाती है। कॉस्ट कितनी लगी, उस कॉस्ट पे जो हमने कॉस्ट इनकर करी है, उस कॉस्ट इनकर करके प्रोड्यूस कितना हुआ, और प्रोड्यूस करके प्रॉफिट कितना हुआ। तो ये तीन चीजें जो है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का पार्ट बनती है। ब्रेक इवन एनालिसिस मतलब नो प्रॉफिट और नो लॉस सिचुएशन, कि मैं किसी तरह जो है इनिशियल ईयर्स में इतना जो है अर्न कर लूं कि मेरी वर्किंग कैपिटल एटलीस्ट निकल जाए, या जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो एटलीस्ट पे आउट की जा सके, और उसके बाद जो है आगे आने वाले टाइम में मैं और प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ। इस तरह की चीजें जो है आप प्रॉफिट मैनेजमेंट में करते हैं। उसके बाद इन्वेंटरी मैनेजमेंट आ जाता है। जब आपने ये सारा कर लिया, आपने देखा कि भाई मेरी 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस हुई थी, 90,000 मैंने सेल कर ली, मेरा प्रॉफिट आ गया, मैंने प्रॉफिट को भी मैनेज कर लिया, ये देख लिया कहाँ उसको रीइन्वेस्ट करना है, उसको रिटेन अर्निंग करनी है, कंपनी है तो उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस तरह की चीजें हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया है मेरा, वो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हो गया कि कॉस्ट के हिसाब से मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, वो चीजें देख ली। अब देखेंगे इन्वेंट्री जो है वो कितनी जो है बची है, उसके हिसाब से आपके कुछ वो फैक्टर्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब यहाँ पर देखिए ईओक्यू शब्द यूज हो गया। ईओक्यू शब्द कहाँ पढ़ा था आपने, कॉस्ट अकाउंटेंसी में पढ़ा था। पहला ही शब्द जो है, जो आपका मटेरियल कॉस्टिंग का जो चैप्टर था, सबसे पहला कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग का जो चैप्टर होता है, जो प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग जहाँ से शुरू होती है अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डिफरेंसेस के अलावा, तो वो कौन सा होता है अपना मटेरियल मैनेजमेंट का, मटेरियल कॉस्ट का चैप्टर। मटेरियल कॉस्ट में सबसे पहला टॉपिक अपना क्या होता है, ईओक्यू का, यानी कि कितनी क्वांटिटी हमें जो है मंगानी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्वांटिटी जब आप रॉ मटेरियल जो है इनपुट करते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले आप रॉ मटेरियल का पे करते हैं, जो रॉ मटेरियल आपने खरीदा। दूसरी चीज उसको मंगाने का पे करते हैं, आपका दूसरी फैक्ट्री में जिससे आपने खरीदा है, उस फैक्ट्री से आपकी फैक्ट्री में आया, वो इनवर्ड कैरेज की कॉस्ट, उसके बाद वो उसमें ऐड करते हैं, वो खर्चा जो है हमें फैक्टर करना पड़ता है। उसके बाद जो है और कोई आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे करी है वो चीजें, स्टैंप ड्यूटी पे करी है वो चीजें होगी। उसके बाद क्या होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, आपने ऑर्डर कितना बड़ा लगाया है, कितना छोटा लगाया है, उसके बेसिस पे आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है डिफाइन करनी पड़ती है। पर यूनिट कॉस्ट कितनी है वो पता करना पड़ता है, डिस्काउंट कितना है वो देखना पड़ता है, ट्रेड है कैश है वो चीजें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद आप देखते हैं कैरी कॉस्ट कितना है, कि इसको मैं अपने पास रखूंगा तो रखने की कीमत कितनी आएगी, वो चीजें डिसाइड करनी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके खुद के वेयर हाउस नहीं है तो आपको वेयर हाउस चार्जेस देने पड़ेंगे, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर रखा है खराब हो गया, तो जैसे वीट के केस में होता है या जो है अनाज कोई भी हो गया, तो उसके केसेस में वेयर हाउस जो होता है उसके अंदर अपना सामान रखते हैं तो वहां पे इंश्योरेंस करना पड़ता है। वो सारी चीजें जो है वो सब देखनी पड़ती हैं। उसके हिसाब से हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है डिसाइड की जाती है कि कितना एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मंगाए, कि कम से कम कॉस्ट इनकर करनी पड़े उस पर्टिकुलर ऑर्डर को लेकर। अगर वेयर हाउस नहीं तो आपकी अपना अगर खुद का वेयर हाउस है, तो वो जो खुद का वेयर हाउस है वो भी तो आपको कहीं ना कहीं जो है उसकी राइट ऑफ करनी पड़ती है कॉस्ट को, उसके जो रेवेन्यू के अगेंस्ट आपको उसको सेट ऑफ करना पड़ता है। आपने वो कैपिटल एसेट लिया है जो वेयर हाउस, उसके बाद उसमें रखने की चीजें, आप स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो, आप उसके अंदर अगर अपनी प्रोडक्शन लाइन लगवा देते तो आपकी प्रोडक्शन और इंक्रीज हो सकती थी, लेकिन अब वो प्रोडक्शन लाइन ना लग के आपकी जो है इन्वेंटरी वहां पे रखी जा रही है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरह की सारी चीजें जो है आपको इसके अंदर करनी पड़ती हैं। एबीसी एनालिसिस यानी कि आपको अपने जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी कह सकते हैं, लेकिन वो एबीसी अलग चीज होती है। और यहाँ पर एबीसी एनालिसिस का मतलब है अपने गुड्स को, रॉ मटेरियल हो गया उसके अंदर एबीसी का दर्जा जो है दे देते हैं, कि ए जो है वो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी हाईएस्ट ग्रेड रॉ मटेरियल है, बी जो है वो स्टैंडर्ड ग्रेड है, और सी जो है वो सब स्टैंडर्ड ग्रेड चीजें हैं। तो उस हिसाब से जो है आप अपने को एनालाइज करते हैं, तो वो सारी चीजें जो आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में करनी पड़ती हैं। उसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो बिकेगा कैसे आपका माल? आपने बना लिया 90,000 यूनिट, जस्ट 1 लाख यूनिट आपने प्रोड्यूस कर दी और रखे रखो अपने वेयर हाउस में, क्या फर्क पड़ता है? किसी को क्या पता है आपके वेयर हाउस में क्या रखा है? कौन आके नहीं देखेगा वेयर हाउस पे नॉक नॉक करके कि भाई साहब मुझे ये दे दो? कोई नहीं आता। आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, आपको बैनर लगवाने पड़ेंगे, जोमेटो की तरह हर यूट्यूब के आगे अपनी एड चिपकानी पड़ेगी, वो चीजें करनी पड़ेगी। क्रेड की तरह, क्रेड को कौन जानता था? स्टार्टअप था, 2-3 साल पहले स्टार्ट हुआ, अब देखो मल्टी बिलियन जो है उसकी वैल्यूएशन हो गई है। तो ये तरह इस तरह की चीजें जो आपको करनी पड़ेंगी। एडवर्टाइजमेंट जब तक आप नहीं करोगे अपने किसी भी प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में सर्वाइव नहीं करेगा। कोई लोकल प्रोडक्ट हो वो भी एडवर्टाइजमेंट के द्वारा ही। अब जैसे मान लीजिए लोकल प्रोडक्ट है, कोई भी लोकल प्रोडक्ट है, तो उसके आप देखेंगे छोटे छोटे पैम्पलेट्स लगे मिल जाएंगे आपको, न्यूज़पेपर में उसका पैम्पलेट आ जाएगा, या वर्ड ऑफ माउथ जो है उसके हिसाब से जो है चीजें लोकल मार्केट में बिक जाती है। लेकिन बात जब नेशनल पूरे दुनिया भर की होती है, तो आपको जोमेटो वाली हरकत करनी पड़ती है कि आपको हर यूट्यूब का आगे अपनी दमदम फायर जो है बुलवाना पड़ेगा। वो चीजें जो है वो करनी पड़ेंगी आपको।
उसके बाद आता है कंपटीशन। अच्छा हाँ, एडवर्टीजमेंट में आपके डिस्काउंट्स भी हैं, वो भी एडवर्टीजमेंट का ही पार्ट होते हैं। आप डिस्काउंट्स नहीं देंगे तो डिस्काउंट से लोग ना ल्योर होते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि भाई देख, जोमेटो जो है वो डिलीवरी चार्ज नहीं दे रहा, स्विगी तो डिलीवरी चार्ज ही 20-25 रुपए ले लेता है, तो कहाँ वही चीज़ मेरे को 100 रुपए में पड़ेगी, कहाँ मेरे को उसके लिए मेरे को जो है अलग से 123 रुपए, 120-25 रुपए पे करने पड़ेंगे स्विगी पे, तो मैं तो जोमेटो से मंगाऊंगा। तो इस तरह की जो है ये चीज़ें भी जो है कस्टमर को, कोई भी चीज़ कस्टमर को जो अपनी तरफ आकर्षित करे, वो चीज़ आपकी एडवर्टीजमेंट बन जाती है। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि किस तरह से जो है एडवर्टीजमेंट करनी है, कॉम्पिटिटिव पैरिटी अप्रोच करनी है, परसेंटेज ऑफ सेल्स करनी है, मतलब हमारी सेल्स कितनी, उसके सर्टेन परसेंटेज जो है उसके हिसाब से हमें एडवर्टीजमेंट करनी है। ऑल यू कैन अफोर्ड अप्रोच की, मतलब जितना अफोर्ड कर सकते हो, जैसे जोमेटो है, ऑल यू कैन अफोर्ड अप्रोच है उसकी कि भाई दे दो बस, यूट्यूब को जितना देना है, सेल्स तो अपने आप आती रहेंगी। तो वही चीजें यहाँ पर की गई हैं और बिल्कुल सही अप्रोच है उनकी। उनके जो उनका जो मार्केट है, उनका जो सेक्टर है फूड इंडस्ट्री, वो इसी तरह से जो है काम करता है। जितना ज्यादा आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो फूड इंडस्ट्री में, उतना ज्यादा आपका चल जाएगा। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद आते हैं कंपटीशन। मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट मस्ट हैव द परफेक्ट नॉलेज ऑफ द डिफरेंट मार्केट एग्जिस्टिंग इन दी एनवायरमेंट। देखिए, जब एक मार्केट होता है उसके अलग अलग सेगमेंट्स किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी बड़े से मार्केट एरिया में जा रहे हैं, तो जरूरी नहीं वहां पे, हाँ बहुत जगह होता है कि वो पूरा क्लॉथ मार्केट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एक यूनिफाइड मॉल्स में जा रहे हैं, तो वहां पर आपको देखेंगे कि अलग अलग जो है सब तरह के आपको शोरूम्स मिल जाएंगे, जूते के मिल जाएंगे, मतलब क्लोथिंग से रिलेटेड, आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, आपको हर तरह की चीजें वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो वही चीजें जो है यहाँ पर बताई गई हैं कि आपका जो बिजनेस है, वो कंपटीशन जो है, आसपास के इलाके जो है, उस पर कितना निर्भर करता है। कई बार आप देखेंगे कि आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, उसके आसपास आपको दो ही चीज देखने को मिलेंगी, या तो खाने की जगह है या फोटोकॉपी और प्रिंट आउट की जगह है। तो वो जो है बड़ी जो है अच्छी स्ट्रेटेजी है उनकी, कि कंपटीशन नहीं है उनका यहाँ पर। उनका क्या है, उनका एक 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 सिम्बियोट रिलेशनशिप है कि बच्चे जो यूनिवर्सिटी में आएंगे उनको कागजी जरूरत तो जरूर पड़ेगी, उनको अपने पीडीएफ प्रिंट आउट करवाने पड़ेंगे, स्टडी मटेरियल प्रिंट आउट करवाने पड़ेंगे, डेट शीट, एडमिट कार्ड, इस तरह के 70 पंगे जो है वो उनको जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर जो है मैं अपनी फोटोकॉपी की दुकान लगा लूंगा। और बच्चे जो है यूनिवर्सिटी में आएंगे तो कुछ खाएंगे पियेंगे भी, बाहर खड़े होकर अपने दोस्तों में दो दो बात भी करेंगे, तो वहां पर मैं मैगी का स्टॉल लगा लेता हूँ, कोल्ड कॉफी दे दूंगा। इस तरह की चीजें जो है वहां पर चलती हैं। तो वही डिफरेंट मार्केट्स जो हैं उनका बड़ा जो है अपना दिमाग में जो है एक इमेज बना के रखनी पड़ती है, अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी पड़ती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जरूरी नहीं आप हर बार जो है कंपटीशन आपके लिए एक नेगेटिव ही आपको रिजल्ट ला के दे। कंपटीशन बहुत पॉजिटिव भी होता है। आप कॉम्पीट ही नहीं करेंगे, आप कंपटीशन ही नहीं करेंगे तो अपना स्टैंडर्ड जो है वो कैसे इंप्रूव कर पाएंगे। कंपटीशन बहुत जरूरी होता है आपके लिए, वो चाहे जीरो मार्केट में हो, चाहे वो हायर मार्केट में हो, किसी भी मार्केट में हो। आपको कंपटीशन से जो अपनी वर्थ है, अपनी वैल्यू है, उसका अच्छा खासा जो है रियलाइजेशन हो सकता है। तो आप कंपटीशन को समझिए कि मार्केट में किस तरह का जो है कंपटीशन चल रहा है इस वक्त, डिफरेंट मार्केट जो है एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और किस एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल के दे रहे हैं, वो हमको जो है एनालाइज करना पड़ता है। और फिर उसी हिसाब से जो है हम अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे बताया गया है, परफेक्ट मार्केट है, मोनोपोली मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, ओलिगोपोली है, प्राइस फिक्सेशन अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। तो प्राइस फिक्सेशन भी अपने आप में एक जो है बहुत अच्छा एलिमेंट बनता है। हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स में हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। कोई मोनोपोली मार्केट है, वहां पर एक ही फर्म ऑपरेट कर रही है, वही प्राइस डिटर्मिनेंट है, वही प्राइस जो है टेकर है, हर चीज वही है, आप उस मार्केट में क्यों जाना चाहेंगे। यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि एक ही आदमी है, एक ही लाला जी हैं, जो भाई साहब वही प्राइस डिसाइड करते हैं, वही डिमांड डिसाइड करते हैं, वही सप्लाई डिसाइड करते हैं, हर चीज पे उनका कंट्रोल है। आप उस जगह पे क्यों जाना चाहेंगे। मोनोपोलिस्टिक में दो या दो तीन फर्म्स होती हैं, वो जो है ओलिगोपोली में भी इस तरह का जो है चीजें चल जाती हैं। तो आप जो है एक ऐसे मार्केट में एग्जिस्ट करना चाहेंगे जहां पर हर जो है सेगमेंट को प्रॉपर अटेंशन मिल जाती है। तो वहां पर आप इन्वेस्ट कीजिए, वहां पर आप अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है फायदा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, यूनिवर्सिटी के आसपास जो है, अगर आप यूनिवर्सिटी क्या है, एक एजुकेशनल मार्केट है ना, वहां पर क्या क्या वहां पर जो है ट्रेड किया जाता है, वहां पे एजुकेशन को, नॉलेज को ट्रेड किया जाता है। आप जाइए वहां पर, कुछ चार चीजें आप सीखिए। तो उसके आसपास मैं फोटो स्टेट की दुकान खोल लूंगा, उसके आसपास मैं अपनी क्लोथिंग की भी दुकान खोल लूंगा। आपने देखा होगा इस तरह की चीजें जो है जो स्टूडेंट को अट्रैक्ट करें कि भाई ऑफ टाइम जब वो अपने यूनिवर्सिटी से बाहर निकले, तो इस तरह की चीजें। ट्यूशन सेंटर्स भी आजकल बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज के आसपास होने लगे हैं, आपके कॉलेजेस के आसपास होने लगे हैं। वो सारी चीजें जो है आपको डिटरमाइन करती है कि मुझे कहाँ पे फोकस करना है, कौन सा मार्केट मुझे टारगेट करना है। वो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो आज जो है हम इतने ही टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। ये जो है काफी जो है आपको मैं क्या कहूँ, इनको एक्सपेंड करके जब तक नहीं समझाया जाएगा, ये चीजें जो है ऊपर ऊपर से पढ़ के कोई फायदा है नहीं। और आप जितना इसके अंदर, जितना आप रियलिस्टिकली इन चीजों को, इकोनॉमिक्स को आप जितना ग्राउंड लेवल पे भी जितना रियलिस्टिकली अपने अपने आप से रिलेट करके देखेंगे, उतना ही आपको जो है आसान लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, और आप इस चीज को जो है
अपने डे टू डे लाइफ में जो है देख सकते हैं। आप अपने एग्जाम में इस चीज की प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी बना के आ सकते हैं। आप देखेंगे मैंने आपको जो सारे जो टॉपिक्स आज जितने भी करवाए हैं उसको आपको पर्सनल लेवल पर ले जाकर आपको समझाने की कोशिश करी है। आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो आपको यूनिवर्सिटी के हिसाब से मैंने कॉम्पिटिशन समझाया। आप कंज्यूमर डिमांड के हिसाब से मैंने आपको एप्पल और सैमसंग के एग्जाम्पल दिए, प्रोडक्शन समझाया, हर चीज जो मैंने आपको एक रियलिस्टिकली समझाने की कोशिश करी है। तो मुझे आशा है कि आपको आज का लेक्चर जो है अच्छा सा पसंद आएगा। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और अगले लेक्चर में मिलते हैं। हम अपने अगले जो 3 बजे वाला स्लॉट है उसके अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट आज से स्टार्ट कर देंगे और वो स्टार्ट जो है टॉपिक आपका करा देंगे। शाम के जो लेक्चर है 6 बजे वो कंप्यूटर पे ही चलेंगे। तो आपका आने वाले टाइम में जो है सेमेस्टर 1 का जो है पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा और धीरे धीरे जो है मैं वक्त निकाल के छोटी वीडियो जो है उसमें आपके पीवाई क्यूज भी जो है डिस्कशन करवा दिया करूंगा। तो आपकी एग्जाम टाइम तक जो है इन लेक्चर से अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। अच्छा खासा आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम किस तरह का आता है, किस तरह अटेम्प्ट करना है, जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो किस तरह से रहनी चाहिए। तो तब तक के लिए जो है धन्यवाद।